स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्रोटीन के बारे में बताने जा रहे हैं। मैंने आपको पिछले के लेक्चर में भी कुछ बातें बताई थी, एक पीडीएफ भी भेजी थी मैंने आपको प्रोटीन की, जिसमें हमने बताया था, उसका सोर्स बताया था, वर्क बताया था, उसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में बताया था। इसके अतिरिक्त अगर प्रोटीन की अधिकता है तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं हमारे शरीर में, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो प्रोटीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक जटिल कंपाउंड्स है जिसमें नाइट्रोजन जो होता है मुख्यतः प्रेजेंट होता है। तो देखते हैं हम आज के वीडियो में प्रोटीन के बारे में। देखिए प्रोटीन क्या होता है। सबसे पहले प्रोटीन से बात करेंगे जाके, तो प्रोटीन का देखिए नंबर 1 हम क्या कह सकते हैं कि प्रोटीन का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जेलियस ने किया था। किसने किया था? जे बर्जेलियस ने किया था। यह एक जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। तो प्रोटीन क्या है? एक जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जिसमें क्या क्या है देखिए, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्व आवश्यक होते हैं। यानी इसमें जो आवश्यक रूप से प्रेजेंट होते हैं वो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। लेकिन कुछ प्रोटीन्स में सल्फर, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन की कुछ मात्रा होती है। यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अतिरिक्त कुछ प्रोटीन्स में सल्फर, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन की भी कुछ मात्रा मिली होती है। इसका प्रमुख कार्य, यानी प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या होता है? शारीरिक वृद्धि करना, शरीर की मरम्मत करना तथा जैविक कार्यों में होता है। तो मुख्यतः जो प्रोटीन का कार्य होता है शारीरिक वृद्धि करना, शरीर की मरम्मत करना तथा जैविक कार्यों में होता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, नंबर अगले देखेंगे जाके, ये पॉइंट है, यह एक जटिल यौगिक है। जो प्रोटीन होता है वो एक जटिल यौगिक है जो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो एक जो प्रोटीन है वो कम से कम 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, ध्यान रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट हम बताना चाहते हैं आपको, मानव शरीर का लगभग 15% भाग, यानी हमारा ह्यूमन बॉडी है उसका लगभग 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। ध्यान रखना, ह्यूमन बॉडी का लगभग 15% पार्ट जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। अगले पॉइंट हम देखते हैं, मनुष्य के शरीर में 20% की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी मनुष्य के शरीर में 20% प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी 20% प्रोटीन हमें अपनी बॉडी के लिए चाहिए होता है, जिसमें 10 का संश्लेषण, यानी 10 प्रोटीन का संश्लेषण शरीर स्वयं कर लेता है तथा शेष 10 प्रोटीन फूड के द्वारा प्राप्त होती है। तो 10% प्रोटीन हम जो है हमारा बॉडी स्वयं निर्मित करता है, लेकिन जो 10% प्रोटीन हमें वो बाहर से फूड के द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स, देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन, यानी कितने प्रकार की प्रोटीन्स होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रोटीन देखिए कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की बताएगी प्रोटीन्स। कौन कौन सी? नंबर 1 सिंपल प्रोटीन, नंबर 2 कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, नंबर 3 ड्राइव्ड प्रोटीन। 3 प्रकार की प्रोटीन हो गई है, सिंपल, कॉन्जुगेटेड और ड्राइव्ड प्रोटीन। अब हम एक एक करके इनका डिस्क्रिप्शन करते हैं कि सिंपल प्रोटीन कौन होती है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कौन होती है और डेरिवेटिव प्रोटीन हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले सिंपल प्रोटीन को हम डिफाइन करते हैं। क्या लिखेंगे कि वे प्रोटीन जो केवल अमीनो एसिड के बने होते हैं, यानी वे प्रोटीन जो केवल अमीनो एसिड के बने होते हैं सिंपल प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, हिस्टोन, ईटीसी।
ये सब की सब कैसी है, सिंपल प्रोटीन है। इनमें अमीनो एसिड के अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ नहीं पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के बारे में कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होती है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि वे प्रोटीन जिसमें अमीनो एसिड के साथ साथ, यानी अमीनो एसिड के साथ साथ कुछ अन्य पदार्थों के ग्रुप भी जुड़े रहते हैं, यानी अमीनो एसिड के साथ साथ में अगर कुछ अन्य पदार्थों के ग्रुप भी जुड़े रहते हैं तो ऐसी प्रोटीन को हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। जैसे क्रोमोप्रोटीन, क्या नाम बताया, क्रोमोप्रोटीन, फिर ग्लाइकोप्रोटीन, ये हमारे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। अब आता है ड्राई प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो ड्राई प्रोटीन्स के बारे में बताना चाहते हैं हम आपको कि वे प्रोटीन्स जो नेचुरल प्रोटीन्स के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं, यानी ऐसे प्रोटीन जो नेचुरल माने प्राकृतिक प्रोटीन्स के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं, ड्राई प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे आपने बताया एग्जाम्पल में पेप्टोन्स बताया है, ये हमारे ड्राइव्ड प्रोटीन्स है। अब हम बात करते हैं सोर्स के बारे में, कहाँ से प्राप्त करते हैं इसको, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सोर्स यानी स्रोत कहाँ कहाँ मिलेगी हमें प्रोटीन्स, किसके द्वारा प्रोटीन्स मिलती है, इसके बारे में बता रहे हैं आपको। तो नंबर फर्स्ट हम आपको बता रहे हैं जो प्लांट्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो प्रोटीन का निर्माण स्वयं करते हैं। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो प्रोटीन का निर्माण स्वयं करते हैं। लेकिन नंबर सेकंड पॉइंट में आपका है कि एनिमल्स, जो जीव जंतु हैं, वो प्रोटीन की आवश्यकता के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी प्रोटीन की आवश्यकता के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसमें दो प्रकार से हम डिफाइन करेंगे सोर्स के में। एक होता है शाकाहारी सोर्स, कौन है, शाकाहारी सोर्स है, और दूसरा कौन सा है, मांसाहारी सोर्स। तो शाकाहारी सोर्स में किन किन हम पदार्थों से प्रोटीन प्राप्त करते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो शाकाहारी सोर्स के अंतर्गत है सोयाबीन, दूध, मटर, चना, मसूर, मूंग, उड़द, राजमा, लोबिया, गेहूं और मक्का इत्यादि से हम प्रोटीन्स प्राप्त कर लेते हैं। और अब मांसाहारी के बारे में अगर बात करते हैं तो कहाँ कहाँ से प्रोटीन मिलेगी। तो मांसाहारी का सोर्स में देखेंगे तो मांस, मछली, अंडा, यकृत आदि से हम प्रोटीन को प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे सोर्स के बारे में बात की हमने। सोर्स के बाद हमारा आता है इसका कार्य क्या होता है प्रोटीन का। तो प्रोटीन के कार्य बहुत सारे होते हैं जिनमें कुछ निम्नलिखित हैं। तो पहला कार्य हम बता रहे हैं प्रोटीन का नंबर 1 में, ये सेल, प्रोटोप्लाज्म और टिश्यू के निर्माण में भाग लेते हैं। तो मेन कार्य प्रोटीन का होता है सेल, प्रोटोप्लाज्म और टिश्यू के निर्माण में भाग लेना। सेकंड पॉइंट इसमें आता है आपका कि आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन्स जो होते हैं वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। नंबर 3 बात करते हैं प्रोटीन्स त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की सेल के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अच्छा पॉइंट है कि प्रोटीन क्या क्या बताया गया है कि प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की सेल के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अगला पॉइंट इसमें आता है कि आनुवंशिकी लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं। आनुवंशिकी होता है हेरिडिटी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिससे हम प्राप्त कर लेते हैं। तो आनुवंशिकी लक्षणों के विकास का नियंत्रण प्रोटीन के द्वारा भी होता है। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन से कमी अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो वह जानेंगे प्रोटीन्स की कमी से होने वाले रोग। अगर प्रोटीन की कमी होती है तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं इसके बारे में बताना चाहते हैं हम आपको। नंबर फर्स्ट बताया गया है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से, अगर बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो
क्वासियोरकोर एक डिजीज है, क्वासियोरकोर और मार्मस नामक बीमारी हो जाती है। तो दो बीमारी कौन कौन सी बताई गई हैं अगर प्रोटीन की कमी बच्चों में हो जाती है? एक है क्वासियोरकोर बीमारी है और दूसरी है मारसमस नामक बीमारी हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना होगा जाके कि क्वासियोर जो बीमारी होती है वो कैसे पता लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चों की जो शरीर होता है, हाथ पैर होते हैं, वो दुबले पतले हो जाते हैं। तो एक बात देखना चाहो तो कैसे करेंगे हम दो बीमारियों के बारे में चर्चा। एक बीमारी बताई है KWOSHIOR, कौन सी बीमारी है? क्वासियोरकोर बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, बच्चों के हाथ पैर पतले हो जाते हैं। क्या होता है? बच्चों के हाथ पैर पतले हो जाते हैं और पेट बाहर निकल आता है। ध्यान रखना, क्वासियोरकोर जो बीमारी है अगर बच्चों में हो जाती है तो बच्चों के हाथ पैर पतले हो जाते हैं और पेट बाहर निकल आता है। दूसरी बीमारी जो आपने बताई है उसका नाम है मारसमस। तो मारसमस बीमारी अगर बच्चों में हो जाती है तो इनकी मांसपेशियां जो है वो ढीली पड़ जाती हैं। क्या हो जाता है? मांसपेशियां शिथिल या ढीली पड़ जाती हैं। तो दो बीमारी बच्चों में हो जाती है प्रोटीन की कमी से। एक में बच्चों के हाथ पैर पतले हो जाते हैं और पेट बाहर निकल आता है, दूसरे में मांसपेशियां जो है ढीली पड़ जाती हैं। तो ये बात हुई जाके क्वासियोर और मार्मस बीमारी के बारे में। नंबर 2 में बताया गया है प्रोटीन की कमी से कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है। प्रोटीन की अगर कमी होगी तो कीटोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। आप जानते हैं कीटोन्स जो होता है एक विषैला पदार्थ है। अगर विषैले पदार्थ की मात्रा शरीर में बढ़ती है तो हमारे बॉडी को नुकसान हो सकता है। तो ये कमी वाले रोग थे। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की अधिकता से होने वाले रोग। अगर प्रोटीन की अधिकता हमारे बॉडी में हो जाती है तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं, इनके बारे में चर्चा करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताना चाहते हैं कौन कौन सा रोग आता है। नंबर 1 है अत्यधिक प्रोटीन से शरीर में, अगर शरीर में प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो क्या होगा? अत्यधिक प्रोटीन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अगर प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर में है तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे स्ट्रोक और कैंसर जैसी घातक बीमारी आपको हो सकती है। नंबर 2 पॉइंट में हम बात करते हैं प्रोटीन की मात्रा बढ़ने से कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम हो जाता है। यानी अगर प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना कम हो जाता है, जिससे शरीर को फाइबर्स कम मिलते हैं, जिससे शरीर ग्रोथ कम करता है और बीमारी होने की संभावना तो बढ़ जाती है। यानी प्रोटीन की ना तो अधिकता होनी चाहिए और ना ही कमी होनी चाहिए। जो संतुलित प्रोटीन है उसका सेवन हमें करना चाहिए। तो इसमें हम बात करते हैं कि अमीनो एसिड क्या होते हैं। जनरली अमीनो एसिड क्या होते हैं कि यदि किसी कंपाउंड में अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं तो क्या कहलाता है? अमीनो एसिड कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम ये ले लें RCH, यहाँ पर अमीनो ग्रुप जुड़ जाए और यहाँ पर COOH। तो अगर किसी कंपाउंड में अमीनो ग्रुप और COOH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं तो ऐसा कंपाउंड क्या कहलाता है? अमीनो एसिड कहलाता है। इसमें R एक लिंकर ग्रुप है, इससे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम जोड़ सकते हैं। अब एक बात करते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन अगर हम का सेवन करते हैं
तो कितने कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो अगर 1 ग्राम प्रोटीन का अगर उपयोग करते हैं तो 4.1 कैलोरी एनर्जी हमें प्राप्त होती है। तो अगर 1 ग्राम प्रोटीन का हम सेवन करते हैं तो 4.1 कैलोरी ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होती है। तो जैसा बताया हमने आपको कि कमी अगर है तो भी कुछ ना कुछ रोग हो जाते हैं, अगर प्रोटीन की अधिकता हमारी बॉडी में है तो भी नुकसान होता है। तो हम बताना चाहते हैं कि संतुलित प्रोटीन जो हम यूज कर सकते हैं उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो एक पॉइंट में आपको बता रहे हैं हम, नंबर फर्स्ट में बताएंगे कि कितनी प्रोटीन किस उम्र के बच्चों को चाहिए, मनुष्यों को चाहिए। तो नंबर फर्स्ट में हम आपको बताएंगे कि अगर 16 से 17 वर्ष की आयु वाले लड़के हैं, कितने, यदि 16 से 17 वर्ष के आयु के लड़कों, 16 से 17 वर्ष के आयु के लड़के जिनका वजन, लड़के जिनका वजन, ध्यान देना, जिनका वजन 57 केजी होता है, कितना होना चाहिए, अगर 57 केजी होता है तो उनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है 78 ग्राम। 57 किलो होता है तो 78 ग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट बात करते हैं कि अगर 16 से 17 वर्ष के आयु वाले लड़के हैं जिनका वजन लगभग 57 किलो होता है, उनको 79 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पर डे होती है। 79 का हम 78 भी कर सकते हैं, ठीक है। 78 ग्राम प्रोटीन पर डे आवश्यकता होती है। दूसरे पॉइंट में हम बात करते हैं, अगर इस उम्र की लड़कियां होती हैं, यदि 16 से 17 वर्ष की आयु की लड़कियां जिनका वजन 50 केजी होता है, कितना बताया, 50 केजी होता है, उनको 63 ग्राम, कितना, 63 ग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। रहेगा ध्यान। तो अगर लड़कियां हैं 16-17 से, उनका वजन 50 किलो है तो उनको लगभग 63 ग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसी कड़ी में एक पॉइंट और हम बता देते हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रतिदिन 63 ग्राम तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 75 ग्राम, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए प्रतिदिन 75 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ओके, तो आवश्यकता के अनुसार हमने बताया है कि अगर 16 से 17 वर्ष के आयु के लड़के हैं जिनका वजन 57 केजी है तो इनको 78 ग्राम
पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यदि 16 से 17 वर्ष की आयु की लड़कियां हैं जिनका वजन 50 किलो है तो उनको 63 ग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट बताया है गर्भवती महिलाओं के लिए प्रतिदिन 63 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जबकि स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए प्रतिदिन 75 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो में इतना ही आपको बताएंगे, आगे फिर बताएंगे आपको। ओके।